मैं चाहता हूं एक बार आप सब अनुमति दें मुझे एक जोरदार तालियों के साथ कि मैं आज के इस शानदार कार्यक्रम की शुरुआत कर सकूं। नमस्कार आप सबको, मैं पुनीत पाठक, IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2025 मध्य प्रदेश चैप्टर में आप सबका मैं बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। प्रदेश की प्रतिभावान बेटियों के सम्मान का क्रम एक दशक पहले इस एक नेक सोच के साथ हुआ कि अगर प्रदेश की बेटियों को पढ़ने का, स्वर्णिम भविष्य गढ़ने का मौका दिया जाए, उनको अपने घर में प्रोत्साहन के शब्दों के साथ आगे बढ़ने के अवसर, आगे लंबी और ऊंची छलांग लगाने का मौका ये देने के लिए हम केवल अनुमति मात्र दे दें, प्रशंसा के दो शब्द अगर उनको कह दें तो वो सब कर दिखा सकती हैं जो आज आप सब ने, जो इस सभागार में मौजूद एक एक प्रतिभाशाली बेटी हैं, उन्होंने करने की शुरुआत कर दी है। अपने ज़िलों में 12वीं कक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली और राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रतिभाशाली बेटियों को आज इस मंच पर स्कॉलरशिप के चेक के साथ हम सम्मान प्रदान करने वाले हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के हाथों। और आज इसका 10वां वर्ष है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारी इस यात्रा, इसमें आपका साथ, लगातार तालियां बजती रहें इन प्रतिभावान बेटियों के लिए, लगातार तालियां बजती रहें उन माता पिता और गुरुदेव के लिए, गुरुजनों के लिए, जिनकी बदौलत हर वर्ष हम आपके सम्मान का क्रम ये लेकर आते हैं। तो IBC 24 ने एक छोटा सा पंख लगाने की कोशिश की थी बच्चों के सपनों की उड़ान में, और आज हमें ये बताते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है कि जो हमारे पहले दूसरे सेशन में सम्मानित बच्चियां थीं, आज वो न केवल देश के कोने कोने में बल्कि विश्व पटल पर मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं, मध्य प्रदेश का अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। उन सभी बच्चियों के लिए भी जोरदार उनके सम्मान में हम तालियां बजाना चाहेंगे। आप सब पर हमें गर्व है। आज का ये पूरा समय इन सारी प्रतिभाशाली बच्चियों को और आपके समर्पित प्रयास को हम डेडिकेट करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। इसमें हमारे बीच में दो ऐसी शख्सियत सामने की रो में मुझे दिखाई पड़ रही हैं। आदरणीय मंत्री विश्वास सारंग जी, जो कि मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं। आपका स्नेहिल मार्गदर्शन हमको हमेशा मिलता है। वे पधार चुके। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से आप इस प्रांगण में उनका स्वागत कीजिएगा। और हमारे साथ में एक बड़ी ही कम उम्र की बहुत बड़ी प्रतिभा आ चुकी हैं। मेरे साथ में इस वक्त दैविक बाघेला जी, फिल्म कालीधर लापता के चाइल्ड आर्टिस्ट मौजूद हैं, प्रमुख कलाकार मौजूद हैं। आपके अपने शहर के हैं और आपका मुकाम बहुत ऊंचा है। आपने नामचीन कलाकारों के साथ इसकी शुरुआत कर ली, तो एक बार दैविक के लिए भी जोरदार तालियां होना चाहिए। वेलकम दैविक। आपसे भी आज हम कुछ कन्वर्सेशन करेंगे, लेकिन पहले सेशन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं IBC 24 के मैनेजिंग एडिटर विश्वेश ठाकरे सर को, और साथ में इनवाइट करता हूं विश्वास सारंग जी, मंत्री खेल एवं युवा कल्याण विभाग। कृपया आइएगा, मार्गदर्शन प्रदान कीजिएगा। जोरदार तालियां हो जाएं। तो मंच समर्पित है आदरणीय विश्वास सारंग जी को, और विश्वेश सर मॉडरेट करेंगे इसे। बहुत धन्यवाद पुनीत। सभी आप लोगों का इस स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप कार्यक्रम में स्वागत है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम शुरुआत एक ऐसे सेशन से कर रहे हैं जिन्होंने एक नज़ीर दिखाई है लोगों को कि एक युवा कैसे स्टार्ट करता है और कहाँ से कहाँ तक के पहुँच सकता है। मैं विश्वास जी की बात करूँ तो मैं बहुत पहले से इनको जानता हूँ, चूँकि मेरा एजुकेशन यहाँ पर हुआ है। तब विश्वास जी भी शुरुआती थी इनकी, ये गोंदिया में तब पढ़ रहे थे और मैं इनके फादर कैलाश जी जो हैं वो उनके पास जाता था। तो विश्वास जी ने अपनी शुरुआत बिल्कुल यूथ की पॉलिटिक्स से की है। उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन किया, BE किया इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में, और फिर वो धीरे धीरे राजनीति में आए और आज आप देखिए वो कहाँ पहुँचे हैं। तो एक युवा क्या कर सकता है, ये विश्वास सारंग से अच्छा और कोई नहीं बता सकता। एक बार जोरदार तालियाँ इनकी वो जुझारूपन को, इनके संघर्ष को। और इसके साथ एक और अच्छी बात है कि विश्वास जी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। मतलब IBC 24 को पहले दिन से इनका जो आशीर्वाद मिलता रहा है, जो सहयोग मिलता रहा है, वो आज तक के जारी है। और हमारे हर कार्यक्रम में, जिस भी कार्यक्रम में हमने इनसे बात की, इन्होंने बेझिझक मैं आऊँगा। इसके अलावा हम लोगों ने दूसरा
शब्द नहीं सुना। तो पूरे आईबीसी परिवार की तरफ से विश्वास जी मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। अब जैसी परंपरा है कि एक छोटी सी बातचीत आपसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि इस समय आपके पास में सबसे महत्वपूर्ण विभाग है जो युवाओं से जुड़ा है, खेल, युवा कल्याण और सहकारिता। सहकारिता तो ऐसा विभाग है जिसको शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते कि वो विभाग क्या है, लेकिन आपकी जो 2-3 योजनाएं हैं हम उस पर बात करेंगे, उसने सहकारिता को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया है। तो शुरुआत करते हैं, जैसे बच्चों का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा रहता है खेल पे, तो ये खेलो बढ़ो जो योजना आपने लाई है यहाँ पे, खेलो बढ़ो इंडिया, और हर एक विधानसभा में आपने एक स्टेडियम बनाने की बात की है। तो यूथ ये जानना चाह रहा है कि किस तरीके से खेलेंगे ये, तो बढ़ेंगे कैसे? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इस समाज या किसी भी समाज के निर्माण के लिए खेल का एक अपना अलग स्थान है। और यदि हम किसी व्यक्ति को किसी समाज का व्यवस्थित नागरिक बनाना चाहते हैं तो उसमें खेल एक बहुत बड़ा प्रकल्प है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी यदि इस देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद अलग अलग विषय पर काम किया, विकास और कल्याण की नई राजनीति को स्थापित किया, तो उन्होंने खेलों को लेकर भी बहुत बड़ा काम किया। हमारे मुख्यमंत्री जी का भी ये लक्ष्य है कि खेल में मध्य प्रदेश आगे बढ़े, और इसीलिए हमने हमारे विभाग के 2 आयाम पर हमने काम किया। यदि खेल की बात करें तो हमने एक तो युवा को और समाज को खेल के प्रति आकर्षित करना, और जो खेल रहा है उसको उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाना। तो उसके लिए जो आपने खेलो बढ़ो अभियान की बात की, हमने ये विचार किया कि समाज का एक बड़ा सेगमेंट जो कि छोटे छोटे बच्चों के रूप में है, वो स्कूल में पढ़ता है पर वो शायद खेल से उतना जुड़ नहीं पाता। तो हमने ऐसा विचार किया कि खेलो बढ़ो अभियान के माध्यम से खेल से जुड़े हुए जितने भी वर्टिकल्स हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे उनके पेरेंट्स हों, चाहे उनके स्पोर्ट्स टीचर्स हों, चाहे खेल से जुड़ी हुई एसोसिएशंस हों, चाहे हमारा खेल विभाग हो, इन सबको हम सिंक्रोनाइज करते हुए खेलो बढ़ो अभियान के माध्यम से युवाओं को पहले हम अपने खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में लेके आते हैं, उनको उससे रूबरू कराते हैं, फिर उनके पेरेंट्स से, उनके टीचर से, एसोसिएशन से बात करते हैं। जिन बच्चों में अच्छा स्पार्क है उन्हें अपनी एकेडमीज में लेके आते हैं और उसके माध्यम से उनको उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाने की प्रक्रिया करते हैं। दूसरा आयाम हमारे विभाग का है युवा कल्याण, और मुझे लगता है कि इस विषय में इन विभागों में बहुत काम नहीं हुआ। जब मैं मंत्री बना तो मैंने खेल के उन्नयन के साथ साथ युवाओं को भी विकास के नए आयाम में स्थापित हम कर सकें, उनका आर्थिक, उनका सामाजिक और उनका राजनीतिक उन्नयन हम कर सकें, उसके लिए हमने काम किया। और हमने युवा कल्याण के लिए भी बहुत सारी योजनाएं लागू की। उनके रोजगार को लेकर हमने बहुत काम किया। पार्थ योजना हम लेके आए जिसमें पुलिस और आर्मी का जो रिक्रूटमेंट होता है उसकी हम लिखित और फिजिकल पढ़ाई की हमने ट्रेनिंग देना शुरू किए। जो हमारे स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई एलाइड सर्विसेज हैं उन पर हम बहुत काम कर रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्स मेडिसिन का मामला हो, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी का मामला हो, तो हम बहुत काम कर रहे हैं। और हमें ऐसा विश्वास है कि आगे कुछ दिनों में मध्य प्रदेश का खेल विभाग के नए आयाम में आपको दिखेगा। तो जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, ये सब आपके लिए ही योजनाएं जो बनाई जा रही हैं या फिर मंत्री जी जो बता रहे हैं, इसका लाभ सब आपको मिलना है। तो इसको सब बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही काम के मंत्री हैं। मैं ये कहना चाह रहा था सर कि हम लोगों का जो अनुभव है पिछले, या जर्नलिस्ट हो या फिर जो आम जनता है, उसका ये होता है कि इस तरीके की योजनाएं शुरू होती हैं, लेकिन जैसे विधानसभा, हर एक विधानसभा में स्टेडियम बनाने की बात है, तो ये योजनाएं शुरू होती हैं, मॉनिटरिंग ठीक नहीं होती, स्टेडियम फिर धीरे धीरे करके उसमें पानी भर जाता है या उसकी सीट टूट जाती है या फंड जो है वो सरकार की तरफ से नहीं आता है। तो इसकी मॉनिटरिंग के लिए क्या कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, ये भी हम मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा जिसमें हर विधानसभा स्तर पर हम स्टेडियम बना रहे हैं। वो हमने उसका प्रावधान कर दिया और जल्द से जल्द हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। पर हमने एक काम और किया, जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाता है पर उसका रिकरिंग जो रोज का जो रख रखाव है, उसकी हाउस कीपिंग, वहाँ पर कोचेस की व्यवस्था करना, वहाँ पर बच्चों को सही ट्रेनिंग देने की बात करना, वहाँ पर सिक्योरिटी की बात करना, तो उसको लेकर जो हम हमारे स्टेडियम बनाने का जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो कंपोजिट प्रोजेक्ट है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस के लिए भी
हम पूरा प्रावधान कर रहे हैं और उसके कितने उसमें पद रहेंगे, कैसे हाउसकीपिंग होगा, कौन हमारा कोच होगा, इस सब की व्यवस्था हम उसमें कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा इसको जेस्चर मान सकते हैं कि जब भी खेलों की बात आती है तो भारत ओलंपिक में तो अच्छा कर ही रहा है पिछले बार से, पैरा ओलंपिक्स में बहुत ऊपर लेवल पे गए हैं। पैरा ओलंपिक्स में आपके प्रदेश में भी आपने काम शुरू किया है, तो इनके लिए कोई विशेष योजना जो हमारे जो स्पेशल चैलेंज बच्चे हैं उनके लिए? देखिए, हमने हमारी जो एकेडमी हैं जिनमें कि अभी तक केवल हम स्पोर्ट्स के बच्चों को ही दाखिला देते थे, पर हमने अब उसमें हमारे पैरा जो खिलाड़ी हैं, जो हमारे दिव्यांग हैं जो खिलाड़ी हैं, उनका एक अलग रिजर्वेशन किया है और उसमें कुछ सीटें उसके लिए निर्धारित की हैं और उन खेलों से जुड़ी हुई जो पैरा खेलों से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं उसकी भी हमने पूरी व्यवस्था की है उनमें। अच्छा, यूथ एक बड़ी संख्या में खेलों के प्रति इसलिए आकृष्ट होता है या खेलों के प्रति इसलिए वो आगे अपने करियर में लेके आता है उसको कि उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। ये आपके यहाँ क्या रेशो है इसका, कि किस तरीके से क्या विभाग इसमें कोई मदद करता है कि वो खेल पे एक स्तर पर चले जाएं तो उनको सरकारी नौकरियां मिले, रेलवे में नौकरियां मिले, तो इसके लिए कोई कोऑर्डिनेशन के लिए आप कर रहे हैं? देखिए, केवल सरकारी नौकरी ही नहीं, उनको रोजगार समुचित मिल सके, क्योंकि जब खिलाड़ी खेलता है तो एक समय के बाद एक उम्र है खेल की, उसका स्पान है, उसके बाद उसके भविष्य को लेकर चिंता है और इसीलिए मुझे लगता है देश में जो समाज में खेलों के प्रति बहुत आकर्षण नहीं है, उसका कारण भी यही है। आपको याद होगा पहले कहावत चलती थी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। ये जो प्रक्रिया चल, इसी के कारण पेरेंट्स कोई नहीं चाहता, हर पेरेंट बोलता है कि तू अच्छा पढ़, कोई ये नहीं बोलता कि नहीं तुम पढ़ाई की जगह जाकर खेल मैदान में जाकर खेलो। हमने उस मानसिकता को परिवर्तित करने का काम किया है। हमारे यहाँ हमारे जो विक्रम अवार्डी हैं उसमें ये सुनिश्चित है कि जिनको विक्रम अवार्ड मिलेगा उनको सरकारी नौकरी मिलेगी और जो हमारे ओलंपियन हैं उनको तो हमने क्लास 2 की नौकरी भी दी है और गजटेड ऑफिसर की नौकरी भी दी है। और जैसा मैंने पहले कहा था कि केवल सरकारी नौकरी ही नहीं, सरकारी नौकरी के अलावा एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको हम रोजगार से लगा सकते हैं, जो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई एलाइड सर्विसेज हैं, एलाइड जो क्षेत्र हैं। जैसा मैंने बोला, अभी तक देश में कहीं भी स्पोर्ट्स फोटोग्राफी को लेकर काम नहीं हुआ, एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। हम स्पोर्ट्स फोटोग्राफी को लेकर एक कोर्स शुरू करवाने वाले हैं। हमने VLCC के साथ कोलैबोरेट किया है, हम उसके माध्यम से रोजगार देना चाहते हैं। जैसे स्पोर्ट्स मेडिसिन एक बहुत बड़ा सेक्टर है, डोप टेस्टिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है, तो जो खेल से जुड़े हुए युवा हैं वो सरकारी नौकरी उनको मिले, बहुत अच्छी बात है, पर सरकारी नौकरी ना भी मिले तो उनको बाकी रोजगार के अवसर सृजित वो कर सकें, उस पर हम काम कर रहे हैं। वो अपनी छोटी छोटी एकेडमीज बना सकें, उसमें सरकार का हम योगदान दे सकें, इस पर हम काम कर रहे हैं। और युवा जो खेल से जुड़ा है उसका भविष्य सुनहरा हो, उसको रोजगार के अच्छे अवसर मिले, इस पर हम पूरा काम कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही कि क्रिकेट फोटोग्राफी या स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, मैं बात क्रिकेट की मेरे जबान पे इसलिए आई कि हम ये देखते हैं कि बहुत सारे उसमें मध्य प्रदेश में बहुत सारे खेलों को लेकर काम तो हुए हैं, लेकिन प्रॉपर भोपाल की यदि बात करें तो आपके पास इंटरनेशनल स्टेडियम इंदौर में है, ग्वालियर में है, भोपाल में नहीं है, आपकी राजधानी में नहीं है। तो ये भोपाल में हमारा बन रहा है स्टेडियम, बहुत काफी सालों बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और अभी हमने एक विचार और किया है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। हमारा जो भोपाल का BHEL का स्टेडियम है, लगभग 168 एकर्स में वो पूरा खेल परिसर है, वो उसकी स्थिति थोड़ी सी खराब हुई है। हम BHEL के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि BHEL के साथ हमारा कोलैबोरेशन हो जाएगा तो हमारी विभाग के पैसा लगाकर हम उसको एक बहुत व्यवस्थित स्टेडियम बनाएंगे जिसमें क्रिकेट भी है, फुटबॉल भी है, गोल्फ भी है, एक बड़ा परिसर है, उसको हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। विश्वास जी, आप सहकारिता भी आपके पास में है, खेल भी है, इन दोनों को मिलाकर आपने कोई योजना तैयार की है जिसमें सहकारिता के जरिए खेलों का विकास हो, तो थोड़ा सा इस योजना के बारे में बताइए। तो पूरे देखिए, सहकारिता को लेकर इस देश में बहुत काम चल रहा है और मुझे लगता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है कि 2047 जब ये हिंदुस्तान एक विकसित भारत के रूप में स्थापित होगा और हिंदुस्तान स्वावलंबी बनेगा, और उसके लिए बहुत बड़ा यदि कोई आयाम हो सकता है तो वो सहकारिता ही है।
और इसी को दृष्टिगत रखते हुए देश में पहली बार आज़ादी के बाद सहकारिता विभाग बना। अमित शाह जी को उसमें मंत्री बनाया। अमित शाह जी ने नारा दिया है सहकारिता से समृद्धि का, हमारे मुख्यमंत्री जी भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने सहकारिता के क्षेत्र में और खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और मध्य प्रदेश की जीडीपी में सहकारिता का बड़ा योगदान हो, उस पर हम काम कर रहे हैं। और हमने एक CPP नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है, कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और ये एक दुनिया का सहकारिता के क्षेत्र का एक नया हमारा नवाचार है और इससे पूरी सहकारिता का क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। हम सहकारिता के क्षेत्र को कॉरपोरेट सेक्टर के साथ जोड़ने वाले हैं। हमारे कोऑपरेटिव और कॉरपोरेट इन दोनों का कोलैबोरेशन करके हम बिजनेस के नए मॉड्यूल स्थापित करना चाहते हैं। हमारा जो पैक्स है, हमारे जो किसान हैं, उनके माध्यम से हम बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे और वो जो उनका फिनिश गुड है, यदि उसको शोकेसिंग की ज़रूरत होगी तो वो भी हमारी सहकारिता के पैक्स के माध्यम से हो सकेगी। हमारा क्रेडिट मूवमेंट को हम बहुत मजबूत कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से पैक्स में पूरी पारदर्शिता लाएं। यदि कोई पीछे बहुत भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सारी खबरें थी, उनको रोकने के लिए हम पूरी तरह कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं, IT सॉल्यूशंस को पूरा उपयोग कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक नया प्रकल्प बनकर आगे आए। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि लगभग 250 सेक्टर में हम सहकारिता के माध्यम से काम कर रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे टूरिज्म हो, हम सब पर काम कर रहे हैं। वो अभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट जो हुई वो पहली बार बड़ा भी होना पड़ेगा। सरकार का तो जो दायित्व है, सरकार उसका निर्वहन निश्चित रूप से करेगी, सरकार कर भी रही है और सरकार को करना भी चाहिए। और इसको लेकर हम युवा कल्याण विभाग के माध्यम से पूरा जन जागरण कर रहे हैं। विगत दिनों हमने उसको लेकर हमारा जो यूथ कोऑर्डिनेटर है, जो हर ब्लॉक में हमारा एक अधिकारी है, उसके माध्यम से हमने हर स्कूल, हर कॉलेज में इस समस्या के निदान के लिए काम किया है, जन जागरण किया है। युवा नशे से दूर रहें और यदि कोई नशे का आदी है तो वो किस तरह से नशे से की आदत छोड़ सकता है, इसका हमने पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। और युवा कल्याण विभाग के माध्यम से हम पहले चरण में जो हमारे संभागीय मुख्यालय हैं, उसमें हम एक दिन का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करने वाले हैं, जिसमें नशा, हेल्थ, उनका फ्यूचर, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनका समाज के प्रति उत्तरदायित्व, वो अच्छे नागरिक बन सके, इसका एक पूरा प्रोग्राम हम डिज़ाइन कर रहे हैं। और उसमें जो इसी सेक्टर के जो बड़े बड़े सिग्नेचर्स हैं, जो बड़े बड़े हस्ताक्षर हैं, जो बड़े नाम हैं, उनको लाकर हम मध्य प्रदेश के युवाओं से मिलवाने वाले हैं। उसमें एक नशे के खिलाफ लड़ाई एक हमारा बड़ा संकल्प है। बहुत धन्यवाद विश्वास जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें यहाँ से युवाओं के बीच में की और काफ़ी सारी बातें जो है वो युवाओं के ही लाभ की रही। सहकारिता में भी आपने बहुत अच्छा जो खेल को आपने जोड़ा है, वो हम पूरे लोग ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपकी योजनाएं बहुत दूर तक के जाएं, उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के मिले। IBC 24 मैं IBC 24 को बहुत बधाई देता हूँ। एक उद्योग से जुड़ा हुआ परिवार अपने सामाजिक दायित्व का कैसे निर्वहन करता है, ये IBC 24 के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। न्यूज़ के साथ साथ सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ भी ये प्रकल्प आप चला रहे हैं और उसका जीता जागता उदाहरण आज ये स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसमें वो युवा जिन्होंने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं IBC 24 को बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाएं विश्वास सारंग जी के लिए। और मैं विवेक पारक जी, CEO IBC 24 से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया, बच्चों को आशीर्वचन कहे और बहुत ही अच्छी सार्थक चर्चा इस मंच पर की। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपका मार्गदर्शन हमें मिला, स्नेह मिला। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। जोरदार तालियां मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग जी के लिए।